नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अक्टूबर सन 2025। नवमी तिथि प्रातः 10:34 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 15 अक्टूबर के दिन महाराजा अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही आज ही के दिन भारत के मिसाइल मैन और 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म भी हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ठंड के असर से हरियाणा में स्कूलों का टाइम बदला। 15 अक्टूबर से सुबह की शिफ्ट को लेकर राहत। ADGP केस, परिवार से मिले राहुल गांधी, PM और CM से कहा एक्शन लीजिए और तमाशा बंद कीजिए। महिला एवं बाल विकास विभाग में निकली बड़ी भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई। अंबाला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम स्थगित हुआ। 18 अक्टूबर को एयरफोर्स स्टेशन में था प्रोग्राम। मोदी का सोनीपत दौरा भी हो चुका है रद्द। दीपावली पर यात्रियों को तोहफा, बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए पहली रात्रि AC बस सेवा की हुई शुरुआत। 13 साल बाद हरियाणा में फिर गूंजेगा ओलंपिक का शंखनाद। 2 नवंबर से गुरुग्राम में शुरू होंगे स्टेट गेम्स। सांसों पर बढ़ने लगा है खतरा। बहादुरगढ़ में 229 पहुंचा AQI। दीपावली से पहले लगी ग्रेप 1 की पाबंदी। OP सिंह ने संभाला हरियाणा के DGP का अतिरिक्त प्रभार। शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर रोक हटाई। आज से पहले की तरह शुरू होंगी डाक सेवाएं। अगस्त में अस्थायी रोक लगाई गई थी। अमेरिकी पासपोर्ट पहली बार टॉप 10 लिस्ट से बाहर हुआ। सिंगापुर पहले नंबर पर तो भारत की रैंकिंग में 8 पायदान का हुआ सुधार। PM मोदी से मिली कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद। भारत कनाडा संबंधों को नई गति देने के प्रयास। और वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पटका उड़ाकर गले लगाया। और अब खबरें विस्तार से। देश में इस बार तेज ठंड पड़ेगी क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले बर्फ से ढक गया है। पिछले दिनों आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। इस वजह से ताजा बर्फ फिलहाल पिघल नहीं रही। ये अच्छा संकेत भी है। इससे ग्लेशियर 5 साल के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। पूरे उत्तर भारत की नदियों के स्रोत नहीं सूखेंगे। उधर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। इसके चलते इस मौसम में पहली बार ग्रेप 1 के 27 तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है जो कि प्रशांत महासागर के तापमान के सामान्य ठंडा होने की एक मौसमी घटना है। इसके कारण भारत में अच्छी बारिश और ज्यादा ठंड पड़ती है। ला नीना के कारण उत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। वहीं राजस्थान में सर्दी की शुरुआत के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। सीकर में रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हरियाणा के मैदानी इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुग्राम में मिनिमम टेम्परेचर 16.4 डिग्री सेल्सियस जबकि हिसार और महेंद्रगढ़ में 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर Y पूर्ण कुमार केस के 8वें दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में CM आवास पर विधायकों और मंत्रियों से मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक DGP को छुट्टी भेजने और रोहतक SP को हटाने के बाद सरकार अब IPS के परिवार से बातचीत के मूड में नहीं है। मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही परिवार से कोई बातचीत की जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस पूर्ण कुमार के शव की पहचान और पोस्टमार्टम को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने परिवार को नोटिस जारी करके 15 अक्टूबर यानी आज जवाब देने को कहा है। अगर परिवार जवाब नहीं देता है तो कोर्ट अपने हिसाब से मामले पर फैसला करेगा। वहीं बीते दिन सुबह IPS के परिवार से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद कर दे। परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत IPS का अपमान न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। OP सिंह दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई है। OP सिंह की इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट भी है। बदलते मौसम और सुबह शाम बढ़ती ठंड को देखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव का फैसला लिया है। विभाग ने दोहरी शिफ्ट यानी कि डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस बदलाव के तहत दूसरी शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों का समय 15 अक्टूबर से ही बदल जाएगा, यानी आज से टाइम बदलने वाला है। जबकि बाकी सभी स्कूलों के समय में बदलाव 15 नवंबर से लागू होगा। विभाग के आदेश के अनुसार जिन स्कूलों में दोहरी शिफ्ट में पढ़ाई होती है वहां केवल दोपहर की शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए समय अब 12:40 दोपहर से
लेकर शाम 5:15 तक का रहेगा। पहली शिफ्ट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पुराने समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर 15 नवंबर से उनका टाइम भी बदल जाएगा। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार माने तो 15 नवंबर से पूरे राज्य के स्कूलों का समय बदल जाएगा। इस दिन से सभी सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से लेकर दोपहर 12:30 तक का तय किया गया है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के गन्नर रहे गन्नर सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल रहे रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर अपनी सर्विस पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मौके से 4 पेज का एक नोट भी मिला है। इस नोट और इससे पहले बनाए गए वीडियो संदेश में संदीप ने एडीजीपी पूर्ण कुमार को भ्रष्ट अधिकारी बताया। कहा, भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तारी के डर से ही पूर्ण कुमार ने खुदकुशी की थी। पुलिस को मिले इस नोट में जातिवाद और भ्रष्टाचार की लड़ाई में संदीप कुमार ने खुद की शहादत को पहले बताया है। कहा, एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जब से आईजी रोहतक बनाए गए थे तभी से जातिवाद और भ्रष्टाचार कर रहे थे। नोट में तमाम आईएएस को भ्रष्ट बताते हुए रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजाणिया को ईमानदार अफसर कहा गया है। उसने एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार को भ्रष्ट बताते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। कहा, एडीजीपी ने भ्रष्ट कर्मचारियों को छांटकर अपने साथ रखा। इन भ्रष्ट कर्मचारियों ने फाइलों में क्लेरिकल मिस्टेक निकालकर कई पुलिसकर्मियों का शोषण किया। ट्रांसफर के नाम पर महिला पुलिसकर्मियों के भी यौन शोषण किए गए। अफसरों की कॉल डिटेल रिकॉर्डर यानी कि सीडीआर की जांच हो तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। साथ ही संदीप ने एडीजीपी कुमार पर राव इंद्रजीत को किसी मामले से निकालने के नाम पर 50 करोड़ रुपए की डील करने का भी आरोप लगाया। यह भी दावा किया गया कि भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी के डर से ही पूर्ण कुमार ने जान दी थी। उसने आईएएस पत्नी की संपत्ति की जांच कराने की भी मांग की। बता दें कि क्राइम ब्रांच में शानदार सेवाओं के लिए इसी साल संदीप कुमार को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मानित भी किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को हरियाणा के एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने तकरीबन 50 मिनट तक परिवार से बातचीत की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने नायब सैनी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मामले के आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं है, दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम और हरियाणा सीएम से अपील है कि दोनों बेटियों से किए गए वादे को पूरा करें, सरकार तमाशा बंद करे। राहुल गांधी ने कहा कि कई वर्षों से सिस्टम के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सफल क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है। राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस प्रतिपक्ष राव नरेंद्र सिंह और एआईसीसी के चेतन चौहान मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी और चेहरा बनाम चेहरा की लड़ाई पर अब प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से चली आ रही किसकी फोटो ऊपर किसके नीचे वाली खींचतान पर रोक लगाने के लिए उन्होंने नया अनुशासन कोड जारी किया है। इसके तहत अब से किसी भी कार्यक्रम, चाहे रैली हो, सम्मेलन हो, यात्रा या फिर जयंती समारोह में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या डिजिटल सामग्री पर नेताओं की तस्वीरें एक तय क्रम में ही लगाई जाएंगी। जारी सर्कुलर के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के किसी भी प्रचार सामग्री में केवल 10 नेताओं की तस्वीरें होंगी, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा। इसके लिए फोटो का क्रम भी तय किया गया है ताकि कोई भी जिला या गुट अपनी मनमर्जी से डिजाइन न करवा सके। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला अध्यक्ष या स्थानीय पदाधिकारी की तस्वीर केवल नीचे बाईं ओर लगाई जा सकेगी। किसी भी अन्य नेता या समर्थक को अतिरिक्त फोटो लगाने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा में हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला खेमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने अक्सर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सर्कुलर संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक राव नरेंद्र सिंह ने वार उसी जगह किया है जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर थी, यानी चेहरों की जंग पर। अब पार्टी में फोटो का हक नहीं बल्कि अनुशासन पहचान होगा। हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य संकल्प के तहत महेंद्रगढ़ की ढोसी की पहाड़ी और नारनौल को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि यदि पर्यटन मंत्रालय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की नगरी महेंद्रगढ़ नारनौल को विकसित करे तो देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी एक शानदार पर्यटन स्थल का अनुभव कर पाएंगे। प्राकृतिक एवं अरावली पर्वतमाला में स्थित इस शानदार स्थल के विकसित होने से दक्षिण
हरियाणा में रोमांच, धरोहर, प्राकृतिक चिकित्सा और खेल आधारित गतिविधियों का केंद्र तैयार होगा, जिसके सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और पर्यटन संबंधी दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। धौसी की पहाड़ी और नारौल की बावड़ियों, मकबरों व महलों जैसी धरोहरों को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जाना समय की मांग है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दक्षिण हरियाणा की अरावली श्रृंखला में स्थित यह क्षेत्र न केवल वैश्विक पर्यटन गलियारा विकसित करेगा, बल्कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, स्थानीय औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं भी उत्पन्न करेगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है, जहां कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक महाभारत युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए, जो देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में उपस्थित सभी मंत्रियों को कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से प्रारंभ हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और फरवरी माह में फरीदाबाद में आयोजित होने वाले 39वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दीपावली पर प्रदेश में बिजली बाधित न हो, प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित किए जाएं, बकाया बिलों की रिकवरी के लिए पंचायतों का सहयोग लें और फिर भी बकाया न भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिजली चोरों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन गाँव में 100% बिजली चोरी हो रही है, वहीं ज्यादा बिल बकाया है, ऐसे गाँव में बकाया वसूली के लिए सरपंचों को साथ लेकर व्यापक अभियान चलाएं। उन्होंने चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अब पेड़ों की शाखाओं की वजह से होने वाली बिजली के व्यवधान की दिक्कत को दूर किया जाए। व्यापक अभियान चलाकर पेड़ों की कटाई और छटाई कराई जाए, ताकि खराब मौसम में पेड़ों की टहनियों की वजह से बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो पाए। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाएं। उन्होंने कहा है कि बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल विज ने अधिकारियों को प्रदेश सभी ओवरलोड ट्रांसफार्मर व कंडक्टर को अपग्रेड करने के भी निर्देश जारी किए हैं। इस साल मनाई जाने वाली दीपावली से पहले ही हरियाणा की आबो हवा जहरीली होने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में मंगलवार को AQI 229 तक पहुंच गया, जिससे कि वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही प्रशासन एक्शन में आ गया है तथा तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया गया, जिससे कि आने वाले दिनों में आबो हवा और अधिक जहरीली होने का खतरा अभी से मंडराने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में पाबंदियों का स्तर भी बढ़ाए जाने की संभावना बन गई है। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप का प्रथम चरण लागू किया गया है। ग्रेप के पहले चरण में धूल उड़ाने वाले निर्माण एवं खुदाई कार्य बंद रहेंगे। खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन होगा। सड़कों की पानी से सफाई समेत धूल रोकने वाले उपाय भी करने होंगे। निजी वाहनों की संख्या कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा। जनरेटर आदि पर भी निगरानी रहेगी। हरियाणा में खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी 27वां हरियाणा स्टेट ओलंपिक 13 साल बाद एक बार फिर से शानदार अंदाज में आयोजित होने जा रहा है। 2 नवंबर से शुरू होने वाले इन खेलों का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम से करेंगे। 6 दिन तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में पूरे प्रदेश से खिलाड़ियों का मेला लगेगा। इस बार के ओलंपिक गेम्स में 7,358 एथलीट, 1465 स्पोर्ट्स स्टाफ व 565 तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे। टीम स्पर्धाओं में प्रदेश की 8 टीमें मैदान में उतरेंगी। हरियाणा पुलिस, HSIIDC, हरियाणा पावर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई व शाह सतनाम सिंह खेल एकेडमी की टीमें अपनी ताकत दिखाएंगी। यह खेल आयोजन न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका देगा, बल्कि इससे राज्य के खेल ढांचे व तैयारियों की असली तस्वीर भी सामने आएगी। हरियाणा खेलों की धरती कहा जाता है। इस आयोजन से नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरणा भी मिलेगी। बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। हरियाणा रोडवेज दीपावली से पहले बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए पहली रात्रि एयर कंडीशन बस सेवा शुरू करने जा रहा है। लंबे समय से यात्रियों की इसकी मांग को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के रूट पर 19 बसें चल रही हैं। इनमें 10 AC बसें और 9 सामान्य बसें हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बस रात के समय नहीं चलती थी। अब रोडवेज ने यह कमी भी पूरी कर दी है। नई AC बस रात 10 बजे बल्लभगढ़ से रवाना होगी और वाया NIT होते हुए दिल्ली ISBT पहुंचेगी। वहां से यह रात 12 बजे दिल्ली से चलकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचेगी। अधिकारियों का दावा है कि यह बस सुबह सरकारी कार्यालयों और अदालतों के खुलने से पहले चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। फरीदाबाद जिले में कई सरकारी दफ्तर हैं जिनके मुख्यालय चंडीगढ़ में है। ऐसे में सरकारी अधिकारी, वकील और कर्मचारी रोजाना चंडीगढ़ की यात्रा करते हैं। अब तक आखिरी बस की बात करें तो रात 8 बजे बल्लभगढ़ से चलती थी और पहली बस सुबह 3:20 पर। इससे लोगों को समय की काफी दिक्कतें
दिक्कतें होती थी, लेकिन नई रात्रि बस सेवा के शुरू होने से दैनिक यात्रियों, सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। एसी बस का किराया बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ तक 490 रुपए तय किया है, जबकि सामान्य बस का किराया 340 रुपए लगेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकता है। सहायक व डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 12वीं पास तथा हार्टोन या मान्य संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा व 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान व संबंधित कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो एमकॉम व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही 3 वर्षीय अनुभवी आवेदकों को वेटेज दिया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी की बात करें तो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या लोक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री व कंप्यूटर का ज्ञान होना अथवा उपरोक्त में से किसी भी एक विषय सहित स्नातक पास के साथ कम से कम 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी 13,240 रुपए से लेकर 34,755 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेंगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी पेपर सुबह के सत्र में होंगे और परीक्षा समाप्त होते ही नियमित कक्षाएं फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। कक्षा 9वीं के छात्रों की परीक्षा 24 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान से शुरू होकर 31 अक्टूबर को संगीत व पीएचई विषयों के साथ समाप्त होगी। वहीं 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से विज्ञान विषय से प्रारंभ होंगी और 30 अक्टूबर को गणित के पेपर के साथ पूरी होंगी। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 6 नवंबर तक चलेंगी। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की अलग व्यवस्था की जा सकेगी। परीक्षा के बाद तुरंत नियमित शिक्षण कार्य दोबारा से शुरू होगा। दिवाली छठ का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में खरीदारी भी काफी बढ़ जाती है। इस शॉपिंग के लिए पेमेंट का एक मेथड बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL यानी अभी खरीदो और बाद में चुकाओ पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर तरीका बन गया है। किराने से लेकर गैजेट्स तक एप्स और ऑनलाइन स्टोर्स आपको 0 या फिर नो कॉस्ट EMI या 3 आसान किस्तों का ऑप्शन देते हैं। ये बड़ा आसान लगता है, आज सामान लो और पैसे बाद में धीरे धीरे चुकाओ। लेकिन क्या ये सचमुच में आपकी जेब के लिए सेफ है या फिर बस कर्ज जमा करने का एक नया तरीका? बाय नाउ पे लेटर की सबसे बड़ी बात है कि आपको जो चाहिए काफी जल्दी और बिना किसी झंझट के मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड के उलट BNPL में बस फोन नंबर और पैन कार्ड से काम बन जाता है, खासकर उन नौजवानों के लिए जो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रखते। ये छोटा मोटा कर्ज लेने का आसान रास्ता लगता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये आसानी उतनी ही तेजी से आप में ज्यादा और गैर जरूरी खर्च करने की आदत भी बना देती है। ज्यादातर BNPL स्कीम्स कहती हैं कि अगर आप टाइम पर पैसा चुका दो तो कोई ब्याज नहीं, लेकिन अगर पेमेंट मिस हो जाए तो लेट फीस, पेनल्टी और कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड जितने भारी भरकम ब्याज भी लगते हैं। जो फ्री किस्त का ऑप्शन था वो अचानक एक महंगा कर्ज बन जाता है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन BNPL के लेन देन क्रेडिट ब्यूरो को बताए जाते हैं। अगर पेमेंट लेट हुई या मिस हुई तो आपका सिबिल स्कोर भी नीचे आ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे EMI मिस करने पर होता है। वहीं अगर आप कई ऐप्स पर BNPL यूज करते रहे तो ड्यू डेट्स का हिसाब रखना भी मुश्किल हो जाता है और आप चुपके कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। BNPL आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है, इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि BNPL इमरजेंसी में तो ठीक है, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं है तो ये फिसलन भरा रास्ता है जो कि आपको धीरे धीरे कर्ज के रास्ते पर ले जाता है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,030 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,146 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 शेयर्स गिरकर बंद हुए। बजाज फाइनेंस और BEL सहित कुल मिलाकर 10 शेयर्स नीचे बंद हुए। NSE के सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। मीडिया, मेटल, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सबसे ज्यादा गिरे। सोने की कीमत पुष्य नक्षत्र के मौके पर पहली बार 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1997 रुपए बढ़कर 1,26,152 रुपए हो गया है। वहीं चांदी की कीमत 2,775 रुपए बढ़कर 1,78,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक फेस्टिव सीजन, इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल स्तर पर सप्लाई कम और मांग अधिक बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वही 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,555 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल
CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह की सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।